एक ऐसा ब्राह्मण जिसे राजा ने अपने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया। उसके पास सेना नहीं थी, धन नहीं था, सिंहासन नहीं था, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसी ब्राह्मण ने एक ऐसे युवक को राजा बना दिया जिसने भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया। सवाल यह है, चाणक्य ने आखिर उस युवक में ऐसा क्या देखा था? तो चलिए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्य चाणक्य की रोमांचक कहानी। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं सिंहासन पर बैठे बिना राजाओं की किस्मत बदल दी। उनमें सबसे रहस्यमय नाम था विष्णुगुप्त, जिन्हें दुनिया बाद में चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जानने लगी। लेकिन एक महान रणनीतिकार बनने से पहले वह केवल एक असाधारण बालक थे। कहा जाता है कि चाणक्य का जन्म लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चणक बताया जाता है और इसी से उन्हें चाणक्य कहा गया। उनका मूल नाम था विष्णुगुप्त। कहा जाता है कि बचपन से ही विष्णुगुप्त सामान्य बच्चों से अलग थे। उनकी बुद्धि तेज थी, प्रश्न असाधारण थे और किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले वह उसका कारण जानना चाहते थे। उनके लिए ज्ञान केवल पढ़ने की चीज नहीं था, उसे समझना और उपयोग करना जरूरी था। लोकप्रिय कथा के अनुसार बालक विष्णुगुप्त के जन्म के समय ज्योतिषियों ने उसके भविष्य में असाधारण सत्ता का संकेत देखा। कहा गया कि यह बालक स्वयं राजा बनेगा, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि उसका जीवन सत्ता के बजाय ज्ञान को समर्पित हो। कथा के अनुसार भविष्यवाणी बदलने के लिए उसके पिता ने उसके एक दांत को घिस दिया। तब ज्योतिषियों ने कहा, यह स्वयं राजा नहीं बनेगा, लेकिन यह ऐसा व्यक्ति बनेगा जो राजाओं को जन्म देगा। लेकिन बचपन की यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कहा जाता है कि पिता की मृत्यु ने विष्णुगुप्त को भीतर से बदल दिया। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, ज्ञान की खोज। वह निकल पड़े उस समय के महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला की ओर। यह केवल गुरुकुल नहीं था, यहाँ राजनीति, युद्ध नीति, अर्थव्यवस्था, चिकित्सा और कूटनीति जैसे विषयों का अध्ययन होता था। यहीं विष्णुगुप्त की बुद्धि को वह दिशा मिली जिसने आगे चलकर इतिहास बदलना था। तक्षशिला में विष्णुगुप्त ने केवल शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने सीखा कि राज्य कैसे बनते हैं, युद्ध कैसे जीते जाते हैं और शत्रु को बिना तलवार उठाए कैसे कमजोर किया जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी मनुष्य को समझना। समय बीता और वही विद्यार्थी स्वयं शिक्षक बन गया। विष्णुगुप्त अब युवाओं को राजनीति और कूटनीति सिखाने लगा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार बढ़ रहा था, भारत इतना शक्तिशाली होते हुए भी इतना बंटा हुआ क्यों है? इसी समय पश्चिम से एक नाम भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था, सिकंदर। उसकी सेना लगातार नए प्रदेशों को जीतती हुई भारतीय उपमहाद्वीप के द्वार तक आ चुकी थी। चाणक्य ने समझ लिया था, खतरा केवल विदेशी सेना नहीं, भारत का बिखराव भी है। भारत में अनेक राजा थे, लेकिन उनके बीच एकता नहीं थी। हर राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा था, जबकि बाहर से आने वाली शक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चाणक्य के मन में पहली बार एक विशाल राजनीतिक विचार आकार लेने लगा। चाणक्य की नजर अब मगध पर थी। पाटलिपुत्र उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक राजधानियों में से एक था। अगर कोई पूरे उत्तर भारत को एक शक्ति में जोड़ सकता था, तो वह शायद मगध ही था। मगध पर नंद वंश का शासन था और सिंहासन पर था धनानंद। उसके पास विशाल सेना और अपार धन था, लेकिन चाणक्य ने उसकी शक्ति के पीछे छिपी एक कमजोरी देखी, अहंकार। चाणक्य धनानंद के दरबार में पहुंचे। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं था,
वह राजा को आने वाले विदेशी खतरे और भारत की राजनीतिक कमजोरी के बारे में चेताना चाहते थे, लेकिन दरबार में उनका स्वागत सम्मान से नहीं हुआ। कहा जाता है कि धनानंद ने चाणक्य के साधारण रूप और कठोर व्यक्तित्व का मजाक उड़ाया। दरबार में उनका अपमान हुआ और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन राजा को नहीं पता था, उसने जिस व्यक्ति को अपमानित किया है वह अब उसकी सत्ता का सबसे बड़ा शत्रु बनने वाला था। दरबार से निकलते समय चाणक्य की शिखा खुल गई। कथा के अनुसार उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद सत्ता का अंत नहीं होगा वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। अब यह व्यक्तिगत अपमान नहीं रहा था, यह एक राजनीतिक युद्ध बन चुका था। लेकिन प्रतिज्ञा लेना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। नंदों के पास विशाल सेना थी और चाणक्य के पास कोई सेना नहीं। उन्हें चाहिए था ऐसा युवक जिसे वह राजा बनने के योग्य बना सके। लोकप्रिय कथा के अनुसार एक दिन चाणक्य की नजर एक ऐसे बालक पर पड़ी जो अपने साथियों के बीच राजा बनने का खेल खेल रहा था, लेकिन उसके खेल में भी नेतृत्व दिखाई दे रहा था। चाणक्य ने उस बालक में वह देखा जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा था। कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया। यह कोई सामान्य गुरु शिष्य संबंध नहीं था। चाणक्य को पता था अगर यह युवक सही प्रशिक्षण पाए तो वह मगध की सत्ता को चुनौती दे सकता है। चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाया गया। वहां उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब खेल की जगह युद्ध नीति थी और सपनों की जगह एक साम्राज्य का लक्ष्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तलवार चलाना सिखाया, लेकिन केवल तलवार चलाना ही पर्याप्त नहीं था। उसे सेना की संरचना, घुड़सवारी, हाथियों का उपयोग और युद्ध भूमि की रणनीति सिखाई गई, क्योंकि राजा को केवल लड़ना नहीं, युद्ध को समझना होता है। चंद्रगुप्त को राजनीति भी सिखाई गई। कौन मित्र है, कौन अवसरवादी है, किससे संधि करनी है और किससे दूरी रखनी है, इन सब का ज्ञान उसे दिया गया। चाणक्य उसे बार बार एक बात समझाते थे, राजा की पहली जिम्मेदारी राज्य है। चाणक्य जानते थे कि युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता। कभी कभी सबसे शक्तिशाली हथियार तलवार नहीं, सूचना होती है। इसलिए चंद्रगुप्त को गुप्तचर व्यवस्था और शत्रु की गतिविधियों को समझने की कला भी सिखाई गई। लेकिन गुरु और शिष्य की पहली कोशिश सफल नहीं हुई। कहा जाता है कि उन्होंने नंद सत्ता के केंद्र पर जल्द हमला किया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। चाणक्य ने इस हार को पराजय नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक माना। लोकप्रिय कथा में कहा जाता है कि एक साधारण माँ को अपने बच्चे को गर्म भोजन खाते देखकर डांटते हुए चाणक्य ने सुना। माँ ने कहा, बीच से मत खाओ, किनारे से शुरू करो। चाणक्य ने समझ लिया, मजबूत केंद्र पर सीधे हमला नहीं, पहले किनारों पर अधिकार। अब रणनीति बदल चुकी थी। चंद्रगुप्त ने पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी शक्ति मजबूत करनी शुरू की। छोटी छोटी सफलताएं धीरे धीरे एक बड़ी राजनीतिक शक्ति में बदलने लगी। फिर इतिहास ने चाणक्य और चंद्रगुप्त को एक अप्रत्याशित अवसर दिया। सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसके साम्राज्य की दूरस्थ सीमाओं पर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। अब उत्तर पश्चिम भारत में शक्ति का एक नया खेल शुरू हो चुका था। चंद्रगुप्त ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने उत्तर पश्चिम में अपनी स्थिति मजबूत की और धीरे धीरे अपनी सेना का विस्तार किया। अब वह केवल चाणक्य का शिष्य नहीं था, वह स्वयं एक उभरता हुआ नेता बन चुका था। अब चंद्रगुप्त की नजर फिर उसी पाटलिपुत्र पर थी जहां कभी चाणक्य का अपमान हुआ था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ सेना थी, सहयोगी थे और वर्षों की तैयारी थी। मगध की शक्ति और चंद्रगुप्त की सेना आमने सामने आ गईं।
युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, यह दो राजनीतिक युगों के बीच संघर्ष था। एक ओर था नंद वंश, दूसरी ओर एक नए साम्राज्य का सपना। अंततः चंद्रगुप्त विजयी हुआ और नंद सत्ता का पतन शुरू हो गया। जिस सिंहासन के सामने कभी चाणक्य का अपमान हुआ था, उसी सत्ता पर अब उसका शिष्य बैठने वाला था। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। एक नए राजवंश मौर्य वंश का जन्म हुआ। लेकिन इस विजय के पीछे बैठा व्यक्ति स्वयं सिंहासन से दूर रहा। चाणक्य अब चंद्रगुप्त के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकारों में से एक थे। उनका लक्ष्य व्यक्तिगत सत्ता नहीं था। वह चाहते थे कि जिस साम्राज्य को युद्ध से बनाया गया है, वह मजबूत प्रशासन से टिके। राज्य के लिए कर व्यवस्था बनाई गई, प्रशासन मजबूत किया गया और सेना को संगठित किया गया। सड़कें, व्यापार और नगर व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। चाणक्य के लिए साम्राज्य केवल जमीन नहीं था, वह एक व्यवस्था थी। चाणक्य का नाम जिस ग्रंथ से सबसे अधिक जुड़ा है, वह है अर्थशास्त्र। इसमें राज्य, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, युद्ध, कूटनीति और गुप्तचर व्यवस्था जैसे विषयों पर विचार मिलते हैं। हालांकि इसके वर्तमान रूप और लेखकत्व को लेकर इतिहासकारों में बहस है। लेकिन मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम तक पहुंच चुकी थी। वहां एक नया शक्तिशाली शासक था, सेल्यूकस निकेटर। अब चंद्रगुप्त के सामने एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जो सिकंदर की विरासत का उत्तराधिकारी था। दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन जल्द ही सेल्यूकस समझ गया कि पूर्व में मौर्य साम्राज्य को हराना आसान नहीं होगा। युद्धभूमि से निकलकर बातचीत की मेज पर इतिहास का अगला अध्याय लिखा जाने लगा। दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। सेल्यूकस ने पूर्व के कुछ क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त की सत्ता स्वीकार की और बदले में उसे 500 युद्ध हाथी मिले। लेकिन इस समझौते की सबसे दिलचस्प बात थी दोनों शक्तियों के बीच वैवाहिक संबंध की परंपरा। लोकप्रिय भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ। यह विवाह दो अलग सभ्यताओं और दो शक्तिशाली राजनीतिक घरानों को जोड़ने वाला प्रतीक बन गया। हालांकि प्राचीन स्रोत विवाह संधि का संकेत देते हैं, हेलेना नाम की निश्चित पुष्टि नहीं होती। संधि के बाद सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीस चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। उसने पाटलिपुत्र की विशालता और मौर्य प्रशासन को देखा। अब भारत और यूनानी दुनिया के बीच संबंध युद्ध से आगे बढ़ चुके थे। कहा जाता है कि चाणक्य को डर था कि कोई शत्रु राजा को विष देकर मार सकता है। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को धीरे धीरे विष की छोटी मात्रा का अभ्यस्त बनाने की योजना बनाई। लेकिन एक दिन यही योजना एक भयानक दुर्घटना में बदल गई। कथा के अनुसार गर्भवती रानी दुर्धरा ने अनजाने में वही भोजन खा लिया। विष का प्रभाव तेज था और चाणक्य को समझ आ गया कि समय बहुत कम है। लेकिन उसके गर्भ में मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी था। कथा के अनुसार चाणक्य ने बच्चे को बचाने का प्रयास किया। बच्चा जीवित बच गया, लेकिन उसके शरीर पर विष की एक बूंद का प्रभाव पड़ा। इसी कारण उसका नाम पड़ा बिंदुसार। समय के साथ चंद्रगुप्त वृद्ध हुआ। जैन परंपरा के अनुसार उसने राजपाट त्याग दिया और दक्षिण की ओर चला गया। मौर्य सिंहासन अब उसके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आने वाला था। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। लेकिन अब एक नया राजा था, नया दरबार था और सत्ता के भीतर नई महत्वाकांक्षाएं भी जन्म ले रही थीं। चाणक्य की भूमिका भी धीरे धीरे बदल रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की सत्ता संभाली। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इतने विशाल साम्राज्य को एकजुट रखना।
बिंदुसार के शासन के शुरुआती समय में चाणक्य अभी भी राज दरबार में प्रभावशाली थे। वे बिंदुसार को शासन और राजनीति की बारीकियां समझाते थे। एक दिन बिंदुसार ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, मेरे पिता ने इतना विशाल साम्राज्य बनाया, क्या मुझे भी इसे तलवार के बल पर ही बनाए रखना होगा? चाणक्य कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नहीं महाराज, तलवार से राज्य जीता जा सकता है। तलवार से राज्य जीता जा सकता है, लेकिन केवल तलवार से राज्य चलाया नहीं जा सकता। बिंदुसार चाणक्य की बात ध्यान से सुनते रहे। बिंदुसार ने पूछा, तो एक राजा की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेना नहीं, धन नहीं, और न ही सिंहासन। चाणक्य ने कहा, राजा की सबसे बड़ी शक्ति है उसका सही निर्णय। बिंदुसार गंभीर होकर उनकी ओर देखते रहे। राजा को अपनी सीमाओं पर खड़े शत्रुओं की चाल समझनी चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है अपने राज्य की अंदरूनी निष्ठा को पहचानना, क्योंकि बाहर का शत्रु तभी सफल होता है जब भीतर से राज्य कमजोर हो जाए। चाणक्य की यह बात बिंदुसार के मन में गहराई से उतर गई। चाणक्य ने अंतिम बात कही, प्रजा राजा के डर से कुछ समय तक झुक सकती है, लेकिन राज्य तभी लंबे समय तक टिकता है जब प्रजा अपने राजा पर विश्वास करे। बिंदुसार चुपचाप चाणक्य की बातें सुनते रहे। ये केवल एक राजा के लिए सलाह नहीं थी, यह उस विशाल साम्राज्य को स्थिर रखने की नीति थी। चाणक्य की नीति का सार यही था, राजा की असली शक्ति उसका सिंहासन नहीं, बल्कि उसके सही निर्णय और उसकी प्रजा का विश्वास है। समय बीत रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सम्राट बन चुके थे। अब विशाल साम्राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, लेकिन विशाल साम्राज्य का सिंहासन केवल सम्मान नहीं देता था, वह अपने साथ षड्यंत्र, राजनीति और सत्ता का संघर्ष भी लेकर आता था। कहा जाता है कि बिंदुसार के दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें चाणक्य का प्रभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चुपचाप उनके विरुद्ध माहौल बनाने लगे। वे बिंदुसार के कान भरने लगे, महाराज, चाणक्य अभी भी राज्य के मामलों में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप करते हैं। अब राज्य को आपकी अपनी शक्ति से चलना चाहिए। धीरे धीरे बिंदुसार के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। क्या सचमुच चाणक्य राज्य के मामलों में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप कर रहे थे? एक दिन बिंदुसार ने चाणक्य को अपने सामने बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, आचार्य, क्या आपको नहीं लगता कि अब मुझे अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए? चाणक्य ने बिना क्रोध के शांत भाव से उत्तर दिया, निश्चित रूप से महाराज, राजा को अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। चाणक्य ने आगे कहा, मेरा उद्देश्य आपको अपने ऊपर निर्भर बनाना नहीं, बल्कि इतना सक्षम बनाना है कि एक दिन आपको मेरी आवश्यकता ही न पड़े। बिंदुसार कुछ क्षण चुप रहे। चाणक्य के शब्दों ने उन्हें भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में कुछ पल के लिए पूर्ण शांति छा गई। चाणक्य ने फिर कहा, लेकिन याद रखिए, राजा के पास आने वाली हर बात सत्य नहीं होती। हर सलाह के पीछे हमेशा राज्य का हित नहीं छिपा होता। चाणक्य बोले, कभी कभी सबसे खतरनाक षड्यंत्र तलवार लेकर महल में प्रवेश नहीं करता, वह सलाह बनकर राजा के कानों तक पहुंचता है। इन शब्दों ने बिंदुसार को सोचने पर मजबूर कर दिया।
उन्हें समझ आने लगा कि सत्ता के संघर्ष केवल युद्ध भूमि पर नहीं होते, कभी कभी युद्ध महल के भीतर भी लड़ा जाता है। चाणक्य केवल युद्ध भूमि में होने वाले संघर्ष को नहीं देखते थे, वे दरबार के भीतर चलने वाली राजनीति को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते थे। उनके लिए सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर दिखाई नहीं देती थी। चाणक्य जानते थे, राज्य को कमजोर करने के लिए हमेशा बाहरी शत्रु की जरूरत नहीं होती, कभी कभी गलत सलाह ही पर्याप्त होती है। लेकिन बिंदुसार के जीवन में चाणक्य की भूमिका यहीं समाप्त नहीं हुई। आगे एक ऐसी घटना आने वाली थी जिसने दोनों के संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। कथा के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सुबंधु नामक एक मंत्री चाणक्य से ईर्ष्या करता था। चाणक्य का प्रभाव इतना बड़ा था कि दरबार में उनके विरोधियों के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक हथियार कभी कभी तलवार नहीं, संदेह होता है। सुबंधु ने कथित रूप से बिंदुसार के मन में यह बात डाल दी कि उसकी मां की मृत्यु के पीछे चाणक्य जिम्मेदार था। बिंदुसार के मन में अपने गुरु जैसे सलाहकार के लिए संदेह पैदा हो गया। जिस व्यक्ति ने उसके परिवार और साम्राज्य के लिए वर्षों तक काम किया था, वही अब शक के घेरे में था। जब चाणक्य को पता चला कि राजा अब उस पर विश्वास नहीं करता, तो उन्होंने सत्ता से दूर जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति तक जरूरतमंदों में बांट दी। फिर वह दरबार छोड़कर एकांत की ओर चले गए। बाद में बिंदुसार को जब वास्तविकता का पता चला, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चाणक्य से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन तब तक चाणक्य का मन राज दरबार से पूरी तरह हट चुका था। इसी मौर्य दरबार में एक और राजकुमार बड़ा हो रहा था, अशोक। बाद की कथाएं चाणक्य और अशोक को एक साथ जोड़ती हैं, लेकिन उपलब्ध प्रमाणों से यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि चाणक्य ने स्वयं अशोक को राजनीति की शिक्षा दी थी। चाणक्य कहते थे, राज्य केवल तलवार से नहीं चलता। राजा को लोगों की सोच, मंत्रियों की निष्ठा और शत्रुओं की चाल भी समझनी पड़ती है। चाणक्य केवल महान राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, वे जीवन और शासन की गहरी समझ रखने वाले विद्वान भी थे। उनकी नीतियां शक्ति के साथ बुद्धि का महत्व बताती थीं। उनकी नीति कहती थी कि सफलता केवल शक्ति से नहीं मिलती, इसके लिए बुद्धि, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय भी जरूरी है। यही गुण एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने मित्र और शत्रु की पहचान सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मित्र नहीं होता और हर शांत व्यक्ति शत्रु भी नहीं होता। चाणक्य कहते थे, राजा की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसकी सेना नहीं होती, उसकी बुद्धि और प्रजा का विश्वास उससे भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। चाणक्य कहते थे कि धन को संभाल कर रखना चाहिए। कठिन समय में धन व्यक्ति और परिवार का सहारा बन सकता है, लेकिन धन का सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, उसे पराजित करना सबसे कठिन होता है। चाणक्य की यही नीतियां मौर्य शासन की शक्ति और व्यवस्था का आधार बनी। राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन में उनकी सोच का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। कहा जाता है कि युवा अशोक जब मौर्य दरबार में राजनीति और शासन को समझ रहे थे, तब उन्होंने चाणक्य की नीतियों के बारे में भी शिक्षा प्राप्त की। एक दिन अशोक ने उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। अशोक ने पूछा, आचार्य, एक महान राजा बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शक्ति। अशोक ने तुरंत पूछा,
तो फिर जिसके पास सबसे बड़ी सेना होगी वही सबसे महान राजा होगा। चाणक्य मुस्कुराए। चाणक्य ने कहा, नहीं अशोक, सेना राजा को युद्ध जितवा सकती है, लेकिन प्रजा का हृदय नहीं। अशोक ने पूछा, तो राजा अपने लोगों के हृदय कैसे जीतता है? चाणक्य ने उत्तर दिया, न्याय से। चाणक्य बोले, जिस राजा के निर्णय में न्याय होगा उसके राज्य में भय कम और विश्वास अधिक होगा। अशोक ध्यान से उनकी बात सुनते रहे। चाणक्य ने अशोक की ओर देखते हुए कहा, याद रखना राजकुमार, तलवार की शक्ति सीमित होती है, लेकिन एक न्यायपूर्ण निर्णय की शक्ति पीढ़ियों तक रहती है। अशोक ने उस दिन शायद इस बात का पूरा अर्थ नहीं समझा, लेकिन वर्षों बाद परिस्थितियां बदलने वाली थीं। एक युद्ध उसे इस सीख का वास्तविक अर्थ दिखाने वाला था। वर्षों बाद वही अशोक कलिंग की धरती पर युद्ध की भयानक कीमत देखेगा। वहां विजय तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ आएगा असंख्य लोगों का दुख। तब शायद अशोक को चाणक्य की बात समझ आएगी। राज्य जीतना और लोगों के दिल जीतना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। चाणक्य कहा करते थे, मनुष्य को अपने जीवन में सबसे पहले अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए, क्योंकि बिना दिशा के तेज गति भी किसी काम की नहीं। इसीलिए चाणक्य केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे मानव स्वभाव को समझने वाले ऐसे विचारक थे जिनकी नीतियां आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहानी का हिस्सा बनती है, चाणक्य के विचार उनके जाने के बाद भी जीवित रहे। मौर्य प्रशासन, राजनीतिक रणनीति और सत्ता की संरचना आगे की पीढ़ियों तक पहुंची। चाणक्य स्वयं अशोक के गुरु न रहे हों, लेकिन उनका बनाया राजनीतिक ढांचा अशोक के सामने मौजूद था। अब वह व्यक्ति जिसने कभी नंद सत्ता को चुनौती दी थी, राजमहल से दूर हो चुका था। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, लेकिन राजनीति में पुराने शत्रु कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होते। कहा जाता है कि बिंदुसार के दरबार में खल्लाटक नामक मंत्री था। धीरे धीरे उसके और चाणक्य के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगे। कथा के अनुसार यही विरोध आगे एक षड्यंत्र में बदल गया और अंततः चाणक्य की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति के अंतिम क्षणों की, जिसने अपना जीवन सत्ता बनाने में लगा दिया था, जिसने राजाओं को उठते और गिरते देखा था, लेकिन जिसने स्वयं कभी सिंहासन की इच्छा नहीं की। चाणक्य राजा नहीं थे, उनके नाम पर कोई विशाल साम्राज्य नहीं था, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया और उसके माध्यम से इतिहास की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक की नींव रखी। चाणक्य की कहानी हमें बताती है कि शक्ति हमेशा उसी के पास नहीं होती जो सिंहासन पर बैठा हो। कभी कभी शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है, और कभी एक विचार पूरी सत्ता से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जिस ब्राह्मण को कभी नंद दरबार से अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया था, उसी ने वर्षों बाद उसी सत्ता को समाप्त करने वाले राजा को तैयार किया। एक अपमान से शुरू हुई कहानी अब एक साम्राज्य की नींव बन चुकी थी। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, बिंदुसार ने उसे आगे बढ़ाया और बाद में अशोक ने उसी साम्राज्य को भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध शक्तियों में बदल दिया। चाणक्य ने स्वयं कभी मुकुट नहीं पहना, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को तैयार किया जिन्होंने इतिहास के मुकुट पहने। शायद इसी कारण उनका नाम आज भी जीवित है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, आचार्य चाणक्य, भारत के महान किंग मेकर।